जो लोग जज बनते हैं उनका जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट एक एडवोकेट मिनिमम 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, वो जज बन सकता है। एक एडवोकेट जिसका प्रैक्टिस 10 साल होगा, एटलीस्ट और 10 साल होगा, मिनिमम 10 ईयर होगा, वो जज बनने के लिए लायक है। तो क्या उड़ीसा में या इंडिया में हमारा कोई 10 साल से ऊपर कोई एडवोकेट प्रैक्टिशनर नहीं है? ये जो बैनर लगा हुआ है इसमें पब्लिश हुआ है कि ये 75 साल हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते हुए, फिर भी आज हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं बोल पाते हैं, दलित बोलते हैं, जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई लॉ नहीं है, जिसका कोई जुडिशियल प्रोविजन नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना सचेतन और सतर्क है। तो ये जुडिशियरी का एक पार्ट एंड पार्सल है। ये जो जुडिशियरी है, जो हम बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है इसमें 4 पिलर है, खास तौर पर 3 पिलर के बारे में हम बात करते हैं। इसमें एक होता है लेजिस्लेटिव, जो इलेक्शन के माध्यम से हम एमएलए एमपी चुनते हैं, इसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाकर कानून बनाते हैं, इसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। और वो जो कानून बनता है पार्लियामेंट में या असेंबली में, इसको लागू करने के लिए जो ऑर्गन है, जो इंस्टीट्यूशन है, इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन आते हैं ना? आपके जो आईएएस अफसर आते हैं, आईपीएस अफसर आते हैं, ओएस अफसर आते हैं, सारे ऑफिसर्स आते हैं, ये एग्जीक्यूट करते हैं। और इसमें जो कोई भी किसी तरह की समस्या आता है, कोई किसी का अधिकार हनन होता है, क्षुण्ण होता है, तो इसके संदर्भ में वो जुडिशरी में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है। मान लो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट है और इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर अन्याय हुआ है और पुलिस और जो नीचे जो अदालत है वो उसको न्याय देने में सक्षम नहीं है, तो फिर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। तो ऐसे हिसाब से जो जुडिशियरी का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, इसको यूनियन ऑफ जुडिशियरी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन के भाषा में यूनियन ऑफ जुडिशियरी सिस्टम कहा जाता है। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक ये जजेस बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इनके बारे में अपॉइंटमेंट, इनका कार्यकाल और उनका रेजिग्नेशन, इसके बारे में सारे लिखा हुआ है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं तो उनके क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे लोग आईएएस एग्जाम देते हैं, आईपीएस देते हैं, ओएस देते हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस स्कीम अंडर आता है, यूपीएससी में आता है, और कुछ ओपीएससी जो स्टेट लेवल के आते हैं। अलग अलग स्टेट्स भी अलग अलग किस्म का सिविल सर्विस होता है। तो इसी प्रोसेस में हमारे लोग आईएएस से बनते हैं, आईपीएस से बनते हैं, आईसीएस से बनते हैं, आईआरएस से बनते हैं। स्टेट लेवल के कैडर जो ओएस होता है, जैसे उड़ीसा में, ऐसे हर स्टेट में स्टेट लेवल का ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन जो जुडिशरी सिस्टम जो है, इस सिस्टम में किसी को कोई परीक्षा देने की जरूरत नहीं होता है। जुडिशरी में
हमारे लोग एडवोकेट्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ लोग लोअर जुडिशरी में भी जजशिप भी कर रहे हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो बातें आती है तो वहाँ वो लोग जा नहीं पाते हैं। क्यों ना जा नहीं पाते हैं? क्योंकि वहाँ कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। अगर हमारा आदमी आईएएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है, आईसीएस हो जाता है, आईआरएस हो जाता है, आईएफएस होता है, तो जुडिशरी में क्यों नहीं जा पाता? जुडिशरी में इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ जुडिशरी एग्जामिनेशन नहीं होता है। यहां से षड्यंत्र शुरू होता है। इसमें एक कॉलेजियम सिस्टम बना दिया है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम विश्व में किसी भी देश में नहीं है। जितने भी गणतांत्रिक राष्ट्र है धरती पर, किसी भी राष्ट्र में कॉलेजियम सिस्टम आपको देखने को उपलब्ध नहीं होगा। केवल भारत में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कॉलेजियम है क्या? ये कब आया, कहां से आया, इसके संदर्भ में हम लोग को जानना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम जब 1950 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब से वो कॉलेजियम सिस्टम नहीं था। उस समय के जो राष्ट्रपति थे, वो राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट्स अपॉइंटमेंट होते थे। लेकिन इसमें जो राष्ट्रपति का जो पावर था उसको संकुचित कर दिया गया। तो क्या किया ना, उसके संदर्भ में एक षड्यंत्र हो गया और वो षड्यंत्र के तहत ये जो कॉलेजियम सिस्टम आया है, ये कॉलेजियम सिस्टम 1993 यानी 1993 में ये कॉलेजियम सिस्टम को शुरुआत किया गया। और इसमें जो व्यवस्था बनाया गया, इसमें भी फर्स्ट फेज में प्रेसिडेंट का कंसल्टेशन रहा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कंसल्टेशन इसमें जरूरत है। और इसके साथ सारे स्टेट के जो गवर्नर्स है, इन लोगों का भी रिकमेंडेशन चाहिए। बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन इसको क्या कर दिया कि इसको राष्ट्रपति जो क्षमता है उसको नॉमिनल बना दिया। और उसको नॉमिनल करके वो जो कॉलेजियम सिस्टम बना, इसमें 5 जज का एक कमेटी बना दिया। जो 5 जज का कमेटी बना दिया, सीनियर मोस्ट जजेस, वो लोग को चुनेंगे कौन चीफ जस्टिस बनेगा। जो 5 जज का जो कमेटी है, ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होगा, इसके संदर्भ में सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो कैसे होते जानते हैं? मैं एक उदाहरण देता हूँ उड़ीसा के संदर्भ में। उड़ीसा में एक महिला है, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। पद्मश्री, उनका नाम है तुलसी मुंडा। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। तुलसी मुंडा नाम के एक लेडी है, आदिवासी लेडी है, उनको पद्मश्री उपाधि मिला। तो बामसे में जब मैं फुल टाइमर था, उनके घर गया। उनके घर में जाकर देखा,
वो तुलसी मुंडा जी क्या कर रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड को ऐसे सामने रखा है जैसे सब लोग देख पाएंगे, और घर के पूरे सामने जो तुलसी का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ तुलसी का लगाए हैं घर में, और सुबह सुबह उठकर उसी में पानी स्प्रे करते रहते हैं। तो हम जाकर उनके घर में पहुँचे, उनसे बात हुआ, संपर्क संवाद हुआ, उनको मीटिंग में बुलाया जाजपुर में, फिर बोले सारे बातें, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग आज तक हिंदू धर्म को नहीं समझते हैं, हमारे लोग हिंदू धर्म का महानता नहीं जानते हैं, और आप लोग तो हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं। हमने उनको समझाया कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ क्यों बोले, हम तो ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं ना, ब्राह्मण तो हिंदू धर्म में है। तो इसे उनके साथ डिबेट हुआ, तो हमने देखा कि तुलसी मुंडा को जो अवार्ड मिला है वो आदिवासी होने की वजह से नहीं मिला, वो ब्राह्मणवादी होने से मिला। गांधी के संदर्भ में बहुत सारे किताबें उन्होंने लिखी, धर्मशास्त्र को संदर्भ में उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल से लिखे, और इसके संदर्भ में वो भाषण में, मीटिंग में भी लोगों को प्रबोधन करते हैं। वो तुलसी मुंडा है, पद्मश्री उपाधि से भूषित वो महिला हमारे आदिवासी महिला है। लेकिन जो लोग समाज के साथ, न्याय के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, इकोनॉमिक के संदर्भ में, जमीन के संदर्भ में, जो जीवन के लिए अहम जरूरी है, इसके संदर्भ में जो लोग बात करते हैं, जो आलोचना करते हैं, इसके मिशन को जो लेके जाते हैं, जो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के हिसाब से काम करते हैं, ये लोगों को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग इसके खिलाफ है उनको वो पद्मश्री उपाधि भी मिल जाता है। तो ऐसे जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उनका क्या पावर है कि क्या है, क्षमता क्या है, वो उनको पता नहीं है। वो सिर्फ सिग्नेचर डालते हैं, यहाँ सिग्नेचर कीजिए, कर दिया, बन गया चीफ जस्टिस। तो वो जो सिस्टम बनाया, इसमें 3 केसेस डाला है। एक एसपी गुप्ता केसेस इन 1981, 1981 में एक केस हुआ। इस केस में जो जजमेंट आया, ये जजमेंट जिस विक्टिम के खिलाफ जाता है वो राष्ट्रपति के पास से चला जाता है। वो फाइनली राष्ट्रपति ही इसको बदल सकते हैं, दूसरा कोई भी डिपार्टमेंट इसको बदल नहीं सकता। तो फाइनली राष्ट्रपति के पास जब जाता है तो राष्ट्रपति उनका पावर एक्सरसाइज करते हैं, जुडिशियरी पावर एक्सरसाइज करते हैं। वो माफ करेंगे या आजीवन कारादंड देंगे या मृत्युदंड देंगे, वो राष्ट्रपति के पास वो क्षमता थे। लेकिन उसको अभी कंक्लूज कर दिया, उसको अब समाप्त कर दिया है। तो उन्होंने देखा कि अगर राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं वो लिबरल होते हैं, उनका तो ज़्यादातर क्षमता आप आम आदमी को दिखता नहीं है। सारे लोग प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर जानते हैं, गवर्नर को, राष्ट्रपति की क्षमता के बारे में किसको, आम जनता को पता नहीं है। तो वो उन्होंने देखा कि आदमी मर जाएगा, उसको फांसी हो जाएगा, तो वो उसको बदल देते हैं, उसको 10 ईयर्स या 20 ईयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए वो जो सिस्टम था 1981 में उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद 1993 में तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें गवर्नर और राष्ट्रपति के दोनों के सहमति होनी चाहिए थी। और इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन होता है, वो ओपिनियन को वहाँ लागू नहीं किया जाता था। तो इसलिए वो जो व्यवस्था थे उसको पहले 3 जज की सूची में लिया गया था एक कमेटी, फिर बाद में उसको 5 जज में कमेटी बना दिया। और
जो थर्ड जज है वो 1998 में बना। ये जो 3 केसेस है, ये 3 केसेस को लेकर के भारत में कॉलेजियम सिस्टम गठित किया गया और इसमें फाइनली 5 जज का जो कमेटी बना, 5 जज कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस को वो लोग चुनेंगे और इसको गवर्नर, स्टेट गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेंगे और वो सिग्नेचर करेंगे, फिर वो अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम में जो लोग जज बनते हैं उनका जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट एक एडवोकेट मिनिमम 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, वो जज बन सकता है। एक एडवोकेट जिसका प्रैक्टिस 10 साल होगा, एटलीस्ट 10 साल होगा, मिनिमम 10 ईयर होगा, वो जज बनने के लिए लायक है। तो क्या उड़ीसा में या इंडिया में हमारा कोई 10 साल से ऊपर कोई एडवोकेट प्रैक्टिशनर नहीं है? बहुत सारे वकील है जिनका प्रैक्टिस 15 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल, 50 साल तक होता है, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनको रिकमेंडेशन नहीं मिलता है। रिकमेंडेशन कहाँ से मिलता है? ना कोर्ट की तरफ से मिलता है। अभी उड़ीसा में 12 लोगों को सीनियर एडवोकेट के हिसाब से घोषित किया गया है, ये 15 दिन के पहले। तो इसमें जो सूची आया है, ये सूची में एक ही आदमी ओबीसी के है और सारे के सारे जने वाला। अभी लिस्ट है, उपलब्ध है। तो जो रिकमेंडेशन होता है, वो रिकमेंडेशन में जो कमेटी बैठता है, जो बॉडी बैठता है, उसमें हमारे कोई लोग नहीं होते हैं। और दूसरा बात क्या होता है, ये होता है जुडिशरी का और एक सिस्टम जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, इसके अंदर आता है जो सरकारी क्षेत्र में जो एडवोकेट्स आते हैं, जो इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं और जिनको पैनल एडवोकेट बोलते हैं। तो वो जो एडवोकेट जनरल होता है, वो पार्टी के रिकमेंडेड वो एडवोकेट होता है। जैसा अभी उड़ीसा में बीजेपी के एक आदमी पीताम्बर आचार्य नाम के ब्राह्मण लोग, वो एडवोकेट जनरल हो गया उड़ीसा का। तो जो स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में जो 30 जजेस है, 30 जजेस का जो कोर्ट होता है, इसमें सरकार के तरफ से जो केस लड़ने वाला जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, इनको वो अपॉइंटमेंट करेगा। तो उड़ीसा में 4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बीजेपी कंसर्न पर्सन है, बीजेपी से रिलेटेड वकील है, आरएसएस जुड़े हुए वकील है। तो मेरे एक मित्र है, उनको उन्होंने संपर्क किया कि आपको शाखा कैसे लगता है, शाखा आपको कैसे लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाजू में आरएस का शाखा रोज लगता है। तो शाखा कैसे आपको लगता है? तो उन्होंने बोला कि शाखा की लगने वाली क्या बात है, वो तो हमारे लोगों को शाखा में सम्मान नहीं करते हैं, हमारे लोगों को अन्याय अत्याचार होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारे लोग कोई समस्या में पीड़ित है, तो उसके संदर्भ में शाखा के लोग कोई कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो शाखा लगेगा क्या मुझे ना? अगर आपको शाखा अच्छा लगता तो हम आपको स्टैंडिंग काउंसिल में रिकमेंड करते। आप तो शाखा अच्छा नहीं लगता है, हम आपको कैसे रिकमेंड करेंगे? आप तो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे। तो ये समस्या है देश के। तो जो स्टैंडिंग काउंसिल है, ये स्टैंडिंग काउंसिल में सारे के सारे
अपर कास्ट के लोगों ने अपना सीट कब्जा कर लिया। मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मेरे बारे में। मैं ढेंकानाल जिला का आदमी हूँ और ढेंकानाल जिला में जो जज कोर्ट है इसमें मैंने एप्लीकेशन किया। जो जिला प्रेसिडेंट है बीजेपी के, जो बीजेपी के जिला प्रेसिडेंट है, उनको मैंने एप्लीकेशन किया कि पैनल एडवोकेट में मुझे भी शामिल करो, मेरा नाम रिकमेंड करो। उसका नाम नरेश महापात्र है, ब्राह्मण लोग है। मैं 30 साल से उसको जानता हूँ, 30 साल से उनको जानता हूँ। तो बोला कि ठीक है भाई, आपका एप्लीकेशन मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई क्षमता नहीं है। मैं उसको जो एमएलए है, लोकल एमएलए को रेफर कर देता हूँ और वो लोग आपके रिकमेंड करेंगे तब हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं देख रहा था, मैं अभी तक पिछले 15 साल से मैं आज तक वो पैनल एडवोकेट के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं किया था। पहली बार ये 2024 में मैंने किया कि मैं देख रहा हूँ कि वो लोग हमारे साथ आकर हिंदू हिंदू बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, कोई सारे बात करते हैं। इलेक्शन के समय हमारे साथ आकर खाना पीना करते हैं, हमारे बस्ती में गुजरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, सारे सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो एडवोकेट्स हैं, किसी को भी वो अपने दल के रिकमेंडेशन में नहीं लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये जुडिशरी का के पार्ट एंड पार्सल है। एक हो गया कैडर पीपी, एक हो गया पैनल पीपी। कैडर पीपी में जो आते हैं वो लोगों को, जो ऊपर बैठे हुए जो जजेस हैं, वो लोग आपको भाई बॉस ट्रेनिंग देंगे, भाई बॉस में आपको इंटरव्यू लेंगे और वो लोग आपको डिसाइड करेंगे आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। तो ये जो सिस्टम आ गया, इस सिस्टम के तहत ये संविधान के जो आर्टिकल्स है 124 से लेकर 127 तक जो सिस्टम बना दिया है गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये सारे सिस्टम को वो धीरे 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 वॉइड करते जा रहे हैं। और जितना सारे केसेस आता है वो इसको इतना लिंगरिंग करते हैं, इतना लिंगरिंग करते हैं, वो केस कभी ख़त्म नहीं होता है और आपके वो जो समय वो चला जाता है। कुछ दिन के बाद आप लोग का समस्या ऐसा होगा कि अब आप मजबूर हो जाएंगे वो केस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, फिर बाद में वो केस रफा दफा उधर हो जाएगा।